अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री देखें तो वर्ल्ड में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हुए हैं वो कितने साल पुराने थे? आज से 2 साल 3 साल पहले हमें ये ज्ञात हुआ कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है। अभी जो भारत है वो पॉलिटिकल बाउंड्री बाद की है, जबकि हमारा जो पॉलिटिकल बाउंड्री था वो बहुत बड़ा था। आज जो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है, जो बृहत्तर भारत ये काफ़ी बड़ा था। यानी सरस्वती रिवर जो विलुप्त हो चुकी थी, पाकिस्तान की तरफ हाकड़ा के नाम से जानते हैं, इंडिया की तरफ घग्गर के नाम से जानते हैं। जब सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई तब ये कहा गया कि ये मेसोपोटामिया की एक कॉलोनी है और सरस्वती के किनारे 1000 साइट से भी ज्यादा डिस्कवर हुए। तो आज हम इसलिए उसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। पहले सिर्फ हम मेहरगढ़ जानते थे कि लगभग 7000 BC जिसका डेट आया था, और वहाँ भी हड़प्पीय सभ्यता पल्लवित पुष्पित हुई थी। वो लोग बहुत साइंटिफिक थे, उनको ये पता था कि राइट एंगल पे स्ट्रीट रखने हैं या उसको क्रॉस स्ट्रीट करना है। और जैसे आज हम मॉडर्न सिटी में जो कॉलोनीज बनाते हैं, उस कॉलोनी में ये ध्यान रखते हैं कि स्ट्रीट कैसे जाना चाहिए और आपका ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है और किस सेक्टर में कैसे लोगों को बसाना है। वो पूरी तरह से वो प्लान्ड सिटी जिसको हम कह सकते हैं, वो पहली बार हड़प्पन और सरस्वती नदी के किनारे ये विकसित हुआ। क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा सिविलाइजेशन है। गुजरात का जो वो कोस्टल रीजन है, उस कोस्टल रीजन में अनेकों साइट मिले हैं, जिसमें धौलावीरा एक बहुत महत्वपूर्ण साइट है, लोथल एक बहुत महत्वपूर्ण साइट है। जब सनौली एक्सकवेशन हुआ, पहली बार चैरियट उत्खनन में हमें मिली। ताबूत के साथ रथ मिले हैं जो प्राचीन संस्कृति की तरफ इशारा करते हैं। सादिकपुर सनौली की खुदाई ने हमारी प्राचीन सभ्यता के कई राज उजागर किए हैं। ये एक रथ है, तिकोनी डिजाइन की गई है। ऐसा लगता है कि ये जो संस्कृति के लोग थे वो बहुत ही विकसित और सोफिस्टिकेटेड कल्चर के लोग थे। फिजिकल रूप में ये ओल्डेस्ट चैरियट है वर्ल्ड का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस डिस्कवरी के बारे में कहा था कि इसको हर किसी को खुले मन से उन संकुचित अवधारणाओं को छोड़ के देखना चाहिए। जैसे आपने महाभारत के टाइम की बात की, श्री कृष्ण की बात की, तो द्वारका का मेंशन है, अलग अलग महल का मेंशन है, इंद्रप्रस्थ जो अब दिल्ली है उसका मेंशन भी है। तो ये जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट है हमारे, इसमें लोगों ने डाउट क्यों किया? जैसे हम सब जानते हैं कि इंडिया एक रिच सिविलाइजेशन है, बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन है, और जो हमारे टेक्स्ट भी हैं वो माने जाते हैं कि सबसे पहले हिस्ट्री में जो पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, और जितने टेक्स्ट, जितने ग्रंथ हैं हमारे, वो इंडिया के ही हैं। बट कहीं ना कहीं अगर साइंटिफिक एंगल से देखा जाए तो लोग इस चीज़ के प्रूफ भी मांगते हैं कि ठीक है, आप बोल रहे हो आपकी सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट है, बट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं क्या वो इन पैरेलल्स विद अदर सिविलाइजेशंस हैं, जैसे कि मेसोपोटामियन हो गया और अलग अलग सिविलाइजेशंस हो गए। क्या आपके पास उस टाइम पे वो चीज़ें थी जो आप क्लेम करते हैं, जो आपके टेक्स्ट्स में लिखा है कि आपके पास चैरियट्स थे, आपके पास ये टेक्नोलॉजी थी? तो इस चीज़ का साइंटिफिक प्रूफ लेने के लिए आज हमारे साथ हैं संजय मंजुल सर, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं ASI, और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सकवेशंस उन्होंने रिसेंटली किए हैं। और हम उनसे यही जानेंगे आज कि क्या हमारे पास ऐसा कुछ सबूत है दुनिया को देने के लिए जो हम अपनी सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंस और अचीवमेंट्स जो हिस्ट्री में रही हैं उसको प्रूव कर पाएँ। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग। बहुत अच्छा लगा आप आए हैं आज, और बहुत कुछ आपसे जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पे जितनी भी चर्चा की जाए कम है। जैसा कि आपने ये कहा कि विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में, सिविलाइजेशन में एक है भारत। अगर इसकी कंटिन्यूटी को देखें तो बहुत सारे देश या बहुत सारे उसका कंटिन्यूटी नहीं है सिविलाइजेशन का, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संस्कृति का एक निरंतर कंटिन्यूटी, जो आज भी आप देख सकते हैं। वो लगभग 6000 साल पहले और इवन उसके पहले, यानी लगभग 8000 साल पहले से लेकर आज तक हम उन संस्कृतियों के निरंतरता को आप देख सकते हैं। और इसके लिए आपको पुरातत्व की गहराइयों में डुबकी लगानी होगी, और साथ ही भारत की परंपरा सिर्फ हम पुरातत्व से नहीं जान सकते,
बल्कि हमारे जो ग्रंथ हैं, जो लिखित साक्ष्य हैं और जो स्टोरीज है, जो परंपराएं हैं, जो संगीत है, जो लोक गाथाएं हैं, लोक कला है, उन सब में इसका रिफ्लेक्शन मिलता है। तो एक समग्र रूप में अगर हम भारतीय संस्कृति को समझेंगे तब हम अच्छे से समझ पाते हैं कि भारतीय संस्कृति किस तरह से विकसित हुई और किस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में ये पल्लवित पुष्पित हुई है। तो मैंने डिलिबरेटली उपमहाद्वीप कहा है क्योंकि अभी जो भारत है वो पॉलिटिकल बाउंड्री बाद की है, जबकि हमारा जो पॉलिटिकल बाउंड्री था वो बहुत बड़ा था। आज जो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है, जो बृहत्तर भारत है, ये काफ़ी बड़ा था। और भारत की जो ग्लोरी है वो जो आप अभी हम फिर भी काफ़ी सिमट गए हैं, लेकिन हमारी ग्लोरी बहुत बड़ी थी और बहुत बड़ा विस्तार था हमारी संस्कृति का। सर, जो आपने जैसे कंटिन्यूटी की बात की, कंटिन्यूटी इन द सेंस जो हमारे रिटन टेक्स्ट हैं उस सेंस में, या फिर जो सिविलाइजेशंस हम डिस्कवर कर चुके हैं उस सेंस में कंटिन्यूटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किस सेंस में कंटिन्यूटी की है? देखिए, भारत में अगर हम देखें तो सबसे पहले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और इसके आसपास और भी कई स्थलों पे पहले खुदाई हुई और तब आज से 102 साल 3 साल पहले हमें ये ज्ञात हुआ कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है। इसके पहले हमें ये नहीं पता था क्योंकि जो पाश्चात्य लेखक या पाश्चात्य मानसिकता के लोग थे, उन्होंने जो कुछ लिखा था या उन्होंने जो कुछ रखा था वो कि भारत का इतिहास इतना पुराना नहीं है। जब सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई और जब प्रकाश में आया तब ये कहा गया कि ये मेसोपोटामिया की एक कॉलोनी है। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद एक आर्यन थ्योरी दी गई कि यहाँ जो स्केलेटन मिले हैं स्ट्रीट पे, जो एक रूम में, वो आर्यन इन्वेजन हुआ और वो उसके कारण से यहाँ के लोगों को मार के भगा दिया गया और इस थ्योरी को प्रपोज किया गया। लेकिन आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जब भारत विभाजन हुआ पाकिस्तान और उसमें, तो जो भी हड़प्पीय साइट थे जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थल कहते हैं, वो सारा पाकिस्तान में चले गए, जिसमें प्रमुखता से आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, गनबेरीवाला और इन साइट्स का नाम हम सभी जानते हैं। लेकिन भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत के तरफ निरंतर खोज की कि क्या अगर ये सैंधव नदी और उसके सहायक नदियों पे इस तरह के रिमेन्स हैं तो क्या यहाँ भी इस तरह के रिमेन्स हैं। तो अनेकों साइट प्रकाश में आए जिसे हम लॉस्ट सरस्वती कहते हैं, यानी सरस्वती रिवर जो विलुप्त हो चुकी थी। पाकिस्तान की तरफ हाकड़ा के नाम से जानते हैं, इंडिया की तरफ घग्गर के नाम से जानते हैं और उसकी कई ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें चौतांग है जिसको हम दृश्वतवती कहते हैं और घग्गर है उसे हम सरस्वती कहते हैं। तो सरस्वती, दृश्वतवती और उससे रिलेटेड कई और छोटी छोटी रिवर थी जो इसमें सरस्वती रिवर में मिलती थी और सरस्वती के किनारे 1000 साइट से भी ज़्यादा डिस्कवर हुए। तो आज हम इसलिए उसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब इस सभ्यता कितनी प्राचीन थी इसके बारे में शोध लगातार हो रही थी। पहले ये कहा जाता था कि ये 2500 BC से लगभग 1900 BC के बीच में ये साइट पल्लवित पुष्पित हो रही थी, लेकिन जो धीरे धीरे शोध होते चले गए और आज हम ये जानते हैं कि लगभग 6000 BC अर्थात आज से 8500 साल पहले ये विकसित हो रही थी सरस्वती नदी के किनारे। पहले सिर्फ हम मेहरगढ़ जानते थे कि लगभग 7000 BC जिसका डेट आया था और वहाँ भी हड़प्पीय सभ्यता पल्लवित पुष्पित हुई थी और जो अर्ली एग्रीकल्चर से रिलेटेड साइट वो हमें मिली थी। वैसे ही भारत में सरस्वती के किनारे
आप बिराना एक साइट है जिसमें लगभग 7000 BC का डेट है। कुणाल है, ये अभी जब रिसेंट हम एक्सकवेशन कर रहे हैं राखी गढ़ी में 6000 BC का डेट आ रहा है। तो ये अब स्पष्ट हो चुका है कि जो अर्ली फार्मिंग और यहाँ से कल्चर का विकास शुरू हुआ और यही लोग जो हड़प्पीय सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, अब हम सिंधु सरस्वती कहते हैं, तो उस सिविलाइजेशन के लोगों ने अर्ली एग्रीकल्चर, अर्ली फार्मिंग से लेके अपना विकास किया और वो एक महानतम अर्बन सिविलाइजेशन उन्होंने एस्टेब्लिश किया जो विश्व की किसी भी दूसरी सिविलाइजेशन में वो नहीं दिखाई देता है। महानतम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय के कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, चाहे वो मेसोपोटामिया हो या उससे और कई चाइना है या कोई भी सिविलाइजेशन है, वो उसका जो बसावट है वो बसावट इतनी अच्छे ढंग से नहीं की गई है। यहाँ जो बसावट थी वो पूरी तरह साइंटिफिक थी। वो उन्होंने अपने शहर का जो निर्माण किया था वो निर्माण एक निश्चित पैरामीटर के तहत किया था, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब आप निश्चित पैरामीटर का अर्थ ये होता है कि वो लोग बहुत साइंटिफिक थे, उनको ये पता था कि राइट एंगल पे स्ट्रीट रखने हैं या उसको क्रॉस स्ट्रीट करना है। और जैसे आज हम मॉडर्न सिटी में जो कॉलोनीज़ बनाते हैं, उस कॉलोनी में ये ध्यान रखते हैं कि स्ट्रीट कैसे जाना चाहिए और आपका ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है और किस सेक्टर में कैसे लोगों को बसाना है। वो पूरी तरह से वो प्लान्ड सिटी जिसको हम कह सकते हैं, वो पहली बार हड़प्पन और इन सरस्वती नदी के किनारे ये विकसित हुआ। ये आई थिंक सर हमने स्कूल में भी पढ़ा था किस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन ने उस टाइम के हिसाब से काफ़ी आगे जाके अपना डेवलपमेंट किया था। जो उनकी आर्किटेक्चर था, प्लानिंग था, बिल्कुल सिटी प्लानिंग जो थी वो काफ़ी एडवांस थी। ड्रेनेज सिस्टम आपने बोला वो आई थिंक अकेला उसी में था। बट सर थोड़ा सा ये बताइए कि अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री देखें तो वर्ल्ड में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हुए हैं वो कितने साल पुराने थे, ठीक है, ताकि हमें एक पर्सपेक्टिव मिल सके कि जो वर्ल्ड में एविडेंस मिले हैं, लेट से वो 10,000 ईयर्स ओल्डेस्ट है, फिर क्या है, तो एक टाइमलाइन हमें समझ में आ सके कि ठीक है हम कहाँ पर फिट करते हैं। दो चीज़ है, जो टाइम बहुत सारे सिविलाइजेशन जो है वो पैरेलल शुरू होते हैं, क्योंकि जो मानव का जो विकास है, ब्रेन का जो विकास है और एक्सपेरिमेंटेशन है, कई बार साइमल्टेनियस होता है। तो जैसे मेसोपोटामिया या इजिप्ट और इन सब सिविलाइजेशन लगभग कंटेम्प्रेरी है। हाँ, लेकिन जो अर्ली एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है वो बहुत कम जगह पे उस समय बहुत सारे सिविलाइजेशन में हंटर गैदरर थे जब हमने एग्रीकल्चर शुरू किया। वैसे ही कुछ ऐसे सिविलाइजेशन भी हैं जहाँ ये हमें एविडेंस मिले हैं कि उससे 1000 साल पहले उन लोगों ने एग्रीकल्चर की शुरुआत की थी। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा सिविलाइजेशन है। कोई भी सिविलाइजेशन क्षेत्रफल के आधार पे इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो हड़प्पा है, हाँ, बेस्ड ऑन एरिया, हाँ, बेस्ड ऑन एरिया। यानी ये शुरू होता है अफगानिस्तान सुरतगही से लेके और यूपी मांडा तक और कश्मीर तक ये सिविलाइजेशन फैला था। यूपी और कश्मीर तक? अच्छा, कश्मीर तक। तो आप सोच सकते हैं कि इसका जो दायरा है वो कितना बड़ा था। तो सर हड़प्पन तो हम बोलते हैं पाकिस्तान में है, बट अगर हम यूपी और कश्मीर तक बोलें तो इसी को आप सिंधु सभ्यता जो बोल रहे हैं, ये सरस्वती ये इधर देखिए, अच्छा, सरस्वती सिंधु आपने हाँ, बोला। तो दो महत्वपूर्ण रिवर थी, एक सरस्वती और दूसरी रिवर था इंडस। उसके बीच में बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं जो छोटी छोटी और रिवर हैं, उनके साथ भी बसावट रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था। और सिविलाइजेशन ये समझना ज़रूरी है, क्यों मैं सिविलाइजेशन कह रहा हूँ और कभी मैं संस्कृति कह रहा हूँ। तो संस्कृति और सिविलाइजेशन दो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको समझना ज़रूरी है। संस्कृति अब अलग अलग हो सकता है, जैसे अगर आप किसी इन्वायरमेंट में अलग तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, अलग तरह का डांस फॉर्म है, अलग तरह के कस्टम्स हैं, अलग तरह का ड्रेस है, तो वो एक संस्कृति है।
लेकिन सिविलाइजेशन का अर्थ ये है कि एक ही तरह का स्टैंडर्ड, एक ही तरह का मानक उन्होंने वहाँ लंबे दूरी तक एक ही तरह का मानक का प्रयोग किया। मानक का अर्थ ये है कि उनका वेट एंड मेजर्स का सिस्टम एक था, और उन्होंने जो ब्रिक बनाए उसके रेशियो एक थे। अच्छा। कि एक ही रेशियो का ब्रिक सब जगह बन रहा था। उन्होंने जो पॉटरी बना रहे थे, जिस तरह के पॉटरी में वो खा रहे थे, और उसका भी एक स्टैंडर्ड पैटर्न था। उनको पता था कि इस तरह के पॉटरी का निर्माण करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके जो मनके बन रहे थे, उनका जो टेक्नोलॉजी था, उनके जो स्टोन कटिंग की टेक्नोलॉजी थी, पॉलिशिंग की टेक्नोलॉजी थी, ये सब स्टैंडर्ड था, एक स्टैंडर्डाइज टेक्निक था, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है किसी सिविलाइजेशन को डेवलप होने में। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके पैरेलल दुनिया में कोई भी ऐसी सिविलाइजेशन नहीं थी जो इतने बड़े क्षेत्रफल में अपना दायरा था, उनका एक दायरा था। साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनका जो ट्रेड था वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड था, खासकर मैरीटाइम ट्रेड जिसको हम कहते हैं। तो एक जो रिवर ट्रेड, जो सरस्वती, और उसके सरस्वती कहाँ जाके गिर रही है? कच्छ में, रण ऑफ कच्छ में। और जो इंडस भी ये समुद्र में जाके मिल रहा है। रण ऑफ कच्छ में, खासकर कच्छ वाले वो जो पूरा गुजरात का जो वो कोस्टल रीजन है, उस कोस्टल रीजन में अनेकों साइट मिले हैं, जिसमें धौलावीरा एक बहुत महत्वपूर्ण साइट है, लोथल एक बहुत महत्वपूर्ण साइट है, और उसके अलावा अनेकों साइट हैं जिसपे वो लोकल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे। जैसे जो शंख होता है ना, शंख की चूड़ियाँ बनाना, शंख के इनले बनाना, शंख के मनके बनाना, शंख के बचे हुए चीज़ों को भी वेट एंड मेजर्स के रूप में डेवलप करना। तो उन्होंने क्या किया, जो कोस्टल रीजन की चीज़ें थी उसको भी यूज़ किया। साथ ही गुजरात में जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स मिलते हैं, जिसमें कार्नेलियन है, अगेट है, जैस्पर है, बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया और उसके मनके बनाए। जिसमें एक महत्वपूर्ण मनका था वो कार्नेलियन। कार्नेलियन का अर्थ है कि वो लाल रेड कलर का होता है, और उसके उन्होंने बैरल शेप, लॉन्ग बैरल शेप के बीड बनाए, जिसका उस समय परफोरेशन करना अपने आप में बहुत टीडियस काम था। और वो इतना पॉपुलर था कि वो मेसोपोटामिया और वहाँ तक एक्सपोर्ट होता था यहाँ से। तो आप वो एक सेक्रेट टेक्नोलॉजी थी उनके पास वो बनाने की, और उसका इतनी डिमांड थी उस कंटेम्प्रेरी कल्चर में कि वो इतने दूर तक एक्सपोर्ट करते थे। यही कारण था कि जो कॉलोनी, हड़प्पन कॉलोनी है, वो मेसोपोटामिया में भी हड़प्पन कॉलोनी थी, और कई ऐसे पुरास्थल मिले हैं जो ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया, जो हड़प्पीय कॉन्टेक्ट को दिखाते हैं। साथ ही वहाँ लोग जाके सेटल थे, वहाँ कॉलोनी थी, और वो चीज़ें यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट होती थी। तो इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेड रूट था हमारा उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो अगर टाइम के हिसाब से पैरेलल्स देखा जाए तो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी वो हड़प्पन जितनी पुरानी थी, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशंस थी उस टाइम पे जो आपस में इंटरेक्ट भी करती थी? देखिए, उस समय जो कई चाइना थे, लेकिन चाइना के साथ हमारा अभी तक कोई एस्टेब्लिश नहीं हुआ है उस समय का। उसके बाद तो जब सिल्क रूट और उसके थ्रू चाइना से काफ़ी चीज़ें आती रहीं ऊपर, लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें उस क्षेत्र को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि जो लद्दाख और ये जो रूट है, काराकोरम और लद्दाख होते हुए चाइना जाने का रूट है, ये लंबे समय तक चल रहा था। ये रूट पहले तो ये चरवाहों के लिए था, और चरवाहों के बाद उसी रास्ते से अनेक इन्वेडर्स भी आए, और उससे हमारा आदान प्रदान दूर तक रहा उस रूट से। तो वो रूट बहुत पॉपुलर रूट था। तो चाइना के साथ अर्ली रिलेशंस क्या थे, खासकर 2000 BC के पहले, ये अभी तक हम ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो
ये था वो लैंड रूट के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध था, और साथ साथ क्योंकि आप देखेंगे हड़प्पन ने लैपिस लाजुली का भी प्रयोग किया है, और लैपिस कहाँ से आती है? अफगानिस्तान बरदख्शा लैपिस रीजन से। मतलब सर? लैपिस एक जो आप अंगूठी में ब्लू कलर का स्टोन पहनते हैं ना, ओके वो लैपिस है, ओके, ये और वो उसका सोर्स यहाँ कहीं भी नहीं है। अच्छा लेकिन हड़प्पन्स ने उसको भी अपने मनकों के लिए, अपने उसके लिए यूज़ किया है। ये बताता है कि उनका रीच, उनका जो कांटेक्ट, उनका जो वो कितनी दूरी तक था। आपको पता है कि राखीगढ़ी एक्सकवेशन, राखीगढ़ी हड़प्पन का सबसे बड़ा साइट है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। यहाँ हम 4 सालों से उत्खनन कर रहे हैं। ये सर राखीगढ़ी किस तरफ पड़ता है? ये राखीगढ़ी हरियाणा, हिसार डिस्ट्रिक्ट हिसार है, ओके, और ये हरियाणा में है। यहाँ से लगभग 190 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से सरस्वती की सहायक नदी दृष्टवती के किनारे वो बसी हुई थी, और वहाँ से हमें 6000 BC के एविडेंसेस मिले हैं। कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो वाकई चौंका देने वाले हैं। जैसे मैं बताऊं कि वहाँ एक स्टेप स्ट्रक्चर, जिसको सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जो आज के संदर्भ में आप उसको स्टेडियम कह सकते हैं। ओके, स्टेडियम के एविडेंस मिले हैं वहाँ, जिस पे लोग बैठ के, यानी पब्लिक गैदरिंग हो सकती थी, और ठीक उसके सामने एक प्लेन ग्राउंड था जिसको हम सेरेमोनियल ग्राउंड कह सकते हैं, कि वहाँ सेरेमनीज हो सकती हैं, प्ले हो सकता है, मीटिंग्स हो सकती हैं, प्रोसेशंस हो सकते हैं। तो इस तरह की योजना और इस तरह का आर्किटेक्चर उन लोगों ने डेवलप किया था, और उसके प्रमाण हमें मिल रहे हैं। बहुत बाद में, लगभग 6th सेंचुरी BC, और उसके बाद में पूरी दुनिया ने ये स्टेडियम का कॉन्सेप्ट जाना था। रोमन तो 2nd सेंचुरी BC में रोमन ने स्टेडियम और इस तरह का वो बनाया था। लेकिन हमारे यहाँ ये 2000 BC, यानी आज से लगभग 4500 साल पहले हमने स्टेडियम और वो कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। दूसरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि जो शोध हुए हैं उसमें हमें ये पता है कि सरस्वती रिवर सूख गई। आज की डेट में वो सिर्फ बेड है सरस्वती का, और जो बारिश के दिनों में कई बार पानी उससे बहाव होता है। सरस्वती नदी का सूखने का सिलसिला लगभग 4000 BC से शुरू हो गया था, और 3000-3500 BC तक आते आते सरस्वती नदी काफ़ी हद तक सूखने लगी थी। रिवर का अपना गॉर्ज होता है, एक रिवर जो कटिंग करता है, जहाँ से रिवर बहती है, उसमें जो बारिश अगर होती रहेगी लगातार तो उसमें पानी हमेशा रहेगा। तो उस पानी को कैसे यूज़ करना है, उसकी टेक्निक हड़प्पन्स ने डेवलप कर ली थी, कि उस वाटर को अपने कैनाल से डाइवर्ट करके मैनमेड वाटर बॉडीज़ में उसको जमा करें, और फिर उससे इरिगेशन कर सकते हैं। वो वाटर टेबल हाई करेगा। जब आप कुआं बनाएंगे, और बहुत सारे कुएं मिले हैं हमें एक्सकवेशन में, कुआं बनाएंगे तो कुआं में लगातार हमेशा पानी रहेगा पीने का। तो उन्होंने वाटर मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से एक सिस्टम डेवलप किया। राखीगढ़ी में आप अगर देखेंगे तो वेल के एविडेंस भी बहुत मिले हैं। वेल के साथ साथ वाटर बॉडी, जो मैनमेड वाटर बॉडी के एविडेंस हमें मिले हैं, जो शायद वो कैनाल्स के थ्रू उसको लिंक किया होगा, कि बारिश के पानी को या नदी के पानी को डाइवर्ट करके उसको भरा जा सके और वो हमेशा सालों भर उनको पानी, अगर बारिश कम भी होगी तो भी सालों भर पानी मिल सके। तो इस तरह का एक इनोवेटिव आइडियाज़ और सिस्टम डेवलप करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और यही कारण था कि हड़प्पीय संस्कृति बहुत तेज़ी से फ्लोरिश कर रही थी, और उनका क्राफ्ट एक बहुत मजबूत आधार था। और वो क्राफ्ट के जरिए, जैसे वो कॉपर क्राफ्ट, टूल्स बनाना, उसके सामान बनाने, बीड्स और मनके बनाना, या फिर सेमी प्रीसियस स्टोन का यूज़, शेल और उसका यूज़, पॉटरी बनाने की कला, ब्रिक बनाने का स्टैंडर्ड और उसकी कला, और उसके अलावा अनेकों कपड़े डाई करने का कला, गोल्ड, सिल्वर और उसका ज्ञान, ब्रॉन्ज बनाने की कला, यानी कॉपर से ब्रॉन्ज बनाने की कला, ये जो टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी थी, वो ये दर्शाता है कि ये संस्कृति कितनी उन्नत थी, ये संस्कृति तकनीकी रूप से कितनी समृद्ध थी। उसके साथ साथ
बहुत सारे सवाल, जैसे आपने भी ये सवाल किया कि क्या ये लिटरेचर के साथ कहीं इसका ताल्लुक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब हम अपने लिटरेचर को कैसे देखते हैं? हम सब जानते हैं कि वैदिक लिटरेचर इज़ द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। जब वैदिक संस्कृत लिटरेचर में भी ऋग्वेद को हम ओल्डेस्ट मानते हैं कि ये ऋग्वेद ओल्ड है, सबसे ओल्ड है। तो अब हमें ये समझना होगा कि ऋग्वेद का अर्थ क्या है और ऋग्वेद में क्या है जो जिससे हम उस समय की संस्कृति को समझ सकते हैं। नॉर्मली ऋग्वेद या वेद का नाम लेते ही हम उसको रिचुअल समझते हैं कि वो रिचुअल्स ही है। निश्चित रूप से वो एक बिलीफ है, उसमें रिचुअल्स हैं, उसमें आराधनाएं हैं, उसके श्लोक हैं, लेकिन उसमें जो सामाजिक स्थिति क्या रिफ्लेक्ट होता है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी चीज़ को देखने का नज़रिया इम्पॉर्टेंट होता है। आप एक गिलास में पानी है तो आधा गिलास भरा हुआ कह सकते हैं, आधा गिलास खाली भी कह सकते हैं। तो नज़रिया महत्वपूर्ण है कि आपका दृष्टिकोण क्या है उसको देखने का। तो जब हम वेद को देखते हैं या वेद में वर्णित चीज़ों को अगर हम व्याख्या करते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो अर्ली सोसाइटी है वो रूरल सोसाइटी भी है, जो आज किताबों में भी पढ़ाया जाता है कि वैदिक लोग ये छोटी झोंपड़ी में रहते थे या कैटल्स रखते थे और चरवाहे जैसे थे और यज्ञ करते थे, जैसे नैरेटिव्स जो है आज पुस्तकों में भी दिया गया है। लेकिन आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो ये एक हम्बल बिगनिंग था, जो कैटल को रखने से लेके एग्रीकल्चर को सीखने और इन्वायरमेंट को समझने, आकाशीय गणनाओं को समझना, और इसकी जो जर्नी थी वो प्रारंभिक जर्नी हम ये कह सकते हैं कि लगभग 8000 साल पहले शुरू हो चुकी थी। यानी वैदिक कल्चर का नींव जिसको हम कह सकते हैं कि 8000 साल पहले नींव रखी गई होगी, जो उस कल्चर को फिर धीरे धीरे वो समृद्ध होती चली गई। और समृद्ध का अर्थ मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें ये क्लियर संघ, समिति और इन चीज़ों की चर्चा होती है, टाउन नगरीय सभ्यताओं की चर्चा होती है, वैदिक मैथमेटिक्स की बात होती है, वैदिक नक्षत्र विज्ञान की बात होती है। ये कहाँ से आया? क्या ये रूरल लोग वही लोग थे जो चरवाहे थे? लेकिन वो चरवाहे संस्कृति कितना कैसे डेवलप हो रही थी? तो ये वेद को समझने के लिए या ऋग्वेद को समझने के लिए इन आयामों को भी समझना ज़रूरी है। जब उन आयामों को आप समझेंगे तब फिर उसका रिफ्लेक्शन क्या हमारे उत्खनत जो जगह है उसमें क्या उस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, ये समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब अर्ली एग्रीकल्चर के जो रिमेन्स हमें मिल रहे हैं कि जब हमने शुरुआत की और कैसे जल प्रबंधन शुरू किया, कैसे हमने टाउन प्लानिंग शुरू किया, वो सबका रिफ्लेक्शन आपको वेदों में दिखाई देता है। अर्थात आप अगर लिटरेरी उस पे जाएंगे कि शब्दतः तो आप कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि जो हमारी लिखने की परंपरा थी, जो हमारी ज्ञान परंपरा थी, वो वेस्टर्न थॉट से अलग थी। वेस्टर्न थॉट एक सूची, जो इतिहास लिखने की आज परंपरा है कि हम तिथि को याद करते हैं, हमारे तिथि क्रम की परंपरा नहीं थी। हम उसको एक कहानी के तौर पे, जिसमें इतिहास भी है, उसमें फिलॉसफी भी है, उसमें संस्कृति की अलग चीज़ें भी हैं, उसमें रिचुअल्स भी है और आपका दिनचर्या भी है। इन सब चीज़ों को एक ऐसे पैकेज के रूप में रखा गया था कि आम आदमी उसको ग्राह्य कर सके। उसके लिए किसी पढ़े लिखे पंडित की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आम आदमी उसको समझ सके, उसको ग्राह्य कर सके। तो हमारे इतिहास लेखन की एक अलग परंपरा थी और आई थिंक इंटरेस्टिंग भी उसको बनाया गया है, जितने भी टेक्स्ट है ना इस चीज़ को, तो ताकि वो याद रह सके। हाँ, यही कारण है कि आज भी महाभारत जन जन को पता है। आज एक छोटे से गांव में भी चले जाएं तो आप देखेंगे वो अगर कोई बड़ी सी पहाड़ी है तो कहेंगे कि ये भीम का टीला है। तो हमने क्या किया, उसको आत्मसात कर लिया अपने अंदर। हमें वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे स्टोरी टेलर की, इतिहास लिखने की एक कला थी जो आम आदमी को ग्राह्य था और आम आदमी उसको समझ सकता था।
अभी के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हमें उनमें से जो तथ्य है उस तथ्य को निकाल के उसकी हिस्टोरिसिटी को समझना होगा, न कि उसके ग्रंथ को। अगर पूरे ग्रंथ को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये काव्य है, महाकाव्य है, फिक्शन है, लेकिन क्या उसमें ऐतिहासिकता है? उस ऐतिहासिकता को बारीकी से निकालना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि जो हमारे उत्खनित अवशेष हैं, उस उत्खनित अवशेष को कभी भी हमने उस ऐतिहासिकता के साथ ज़्यादा जोड़ने की शुरुआत नहीं की। हाँ, कुछ एफर्ट्स में जैसे कुछ विद्वान जैसे प्रोफेसर बीबी लाल जैसे विद्वानों ने सबसे पहले रामायण प्रोजेक्ट, महाभारत प्रोजेक्ट शुरू किया, ये समझने के लिए कि महाभारत और रामायण में जो स्थल वर्णित है, क्या उस स्थल पे ऐसे प्रमाण मिलते हैं क्या, क्योंकि वो नाम आज भी कंटिन्यू है। सबसे पहले प्रोफेसर बीबी लाल ने इस संदर्भ में शुरुआत की थी और उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों की खोज भी की और एक उत्खनन भी किया, जिसमें से एक महत्वपूर्ण स्थल है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के बारे में हम सभी जानते हैं कि महाभारत में हस्तिनापुर सबसे महत्वपूर्ण जगह थी, और भी कई पुरास्थलों का वर्णन उसमें मिलता है। और अगर पूरे समग्र रूप में देखें तो लगभग 25-26 से भी ज़्यादा ऐसे स्थलों का वर्णन महाभारत में मिलता है जहाँ से लोग आ रहे थे, या उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा था, या उनके साथ मैट्रिमोनियल या राजनीतिक अलायंस था। यही कारण है कि महाभारत वॉर में मगध से लेके और नॉर्थ ईस्ट से लेके और देश के अनेक स्थलों से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐतिहासिक संदर्भ में देखें, अगर हम उसको ये भी मान लें कि बहुत सारी चीज़ें जो बाद में जुड़ी हैं कहानियों में, तो भी जो अर्ली स्टोरी है उस स्टोरी को देखना ज़रूरी है। ये अर्थात उसके ज्योग्राफी को पहले समझना होगा कि महाभारत में जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन का वर्णन है, वो लोकेशन में कौन कौन सा पूरा स्थल है, क्या वो स्थल जो महाभारत में मेंशन है और उस ज्योग्राफिकल रीजन में मेंशन है वो अभी है, और वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स क्या है। वैसे ही जैसे मगध है, मगध का मेंशन है, तो मगध में उस समय जरासंध और वो थे, तो क्या जरासंध से रिलेटेड कोई चीज़ें वहाँ है और उसका तिथि क्रम क्या है। वैसे ही मथुरा जो कृष्ण की नगरी थी, तो कृष्ण उस समय एक प्रमुख कैरेक्टर थे, तो क्या वहाँ कोई ऐसा पूरा स्थल है जो उसका तिथि क्रम क्या है। उसके बाद जैसे आप अभी बात कर रहे थे द्वारिका, तो द्वारिका का तिथि क्रम क्या है। जैसे गांधार से गांधारी आई, तो गांधार के में उसका तिथि क्रम क्या है। कुरुक्षेत्र में अगर वॉर हुआ तो कुरुक्षेत्र में कौन कौन से स्थल हैं, उसका तिथि क्रम क्या है। इन तिथि क्रमों को अगर हम ठीक से एनालाइज करें और उन स्थलों को एनालाइज करें, तब हमें ये ज्ञात होता है कि इसमें इसका तिथि क्रम कहाँ जाना चाहिए साइंटिफिकली। वैसे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी जो कुछ भी अपनी बात रखते हैं, जो पुरातात्विक दृष्टिकोण से जिसे हम कहते हैं कि ये फिजिकल एविडेंस के आगे कोई सब प्रमाण जो है वो गलत हो सकता है। और फिजिकल एविडेंस को जब हम साइंटिफिक तरीके से डेट करते हैं तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये इस काल का है या इस तिथि क्रम का है। तो सर इसमें से क्या क्या चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं, क्योंकि जैसे आपने महाभारत के टाइम की बात की, श्री कृष्ण की बात की, तो द्वारका का मेंशन है, अलग अलग महल का मेंशन है, इंद्रप्रस्थ जो अब दिल्ली है उसका मेंशन भी है, और सारे महल भी हैं, पांडवों के महल हैं, सब कुछ है। तो ये जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं हमारे, इसमें लोगों ने डाउट क्यों किया, इसको डाउट की गुंजाइश कहाँ थी जब सब कुछ आई थिंक जितना हमारी बुक्स के साथ अगर आप इंडिया में जाएं, किसी गांव में भी जाएं, तो आपको एक चरणपुर मिल जाएगा। उसके पीछे स्टोरी है कि वहाँ पर राम जी ने अपने चरण रखे थे। कोई आप पहाड़ पर जाएं तो वहाँ पर आप उसकी एक अलग हिस्ट्री होगी। आई थिंक अक्रॉस इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जहाँ राम जी ने पूरा ट्रैवल किया, उसके अलग अलग लोकेशंस पर प्रॉपर हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं बेस्ड ऑन जो टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को प्रूव करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों रहा है कि कोई डाउट ही ना रहे। स्टोरीज़ जब लिखी जाती हैं, जो चीज़ लिखी जाती हैं वो
बहुत लंबे समय तक अनेक वर्जन्स आए हैं, अनेक चीज़ें उसमें जुड़ी भी हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की कहानी कहते हैं तो उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ चीज़ें उसमें जुड़ जाती हैं, और जब वो कहानियाँ ट्रेवल करती हैं तो वहाँ की चीज़ें भी उसमें जुड़ जाती हैं। इस तरह से कहानियों का डेवलपमेंट होता है। उस कहानियों के आधार पे हमें जो पुरातात्विक चीज़ें हैं वो लेयर्ड में मिलती हैं, कोई एक लेयर नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो पुरातात्विक अवशेष है वो कई लेयर्ड में है, यानी अर्ली से लेके और अभी सामयिक तक वहाँ आपको चीज़ें मिलती हैं। कुछ चीज़ें जो मिडिवल पीरियड में, वो सीता की रसोई जैसी चीज़ें वो अब हर जगह आपको मिलेंगी, लेकिन स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा? मिडिवल पीरियड का। तो हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ये वही सीता की रसोई हैं जो बहुत प्राचीन थी, क्योंकि वो स्ट्रक्चर साफ दिखाता है कि ये मिडिवल पीरियड का है। यही कारण है कि हम ये समझने लगे कि ये एक स्टोरी है, इसमें कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। लेकिन इसको दूसरे अगर दृष्टिकोण से आप समझने की कोशिश करें और इसको समसामयिक रूप में समझना का सबसे बड़ी बात है। आज हमें क्या होता है कि जब हमने फिल्म देखी है या जो स्टोरी देखी है, और आप AI पे भी जाएं, आप अगर महल टाइप करेंगे तो एक ऐसा पैलेस दिखाएगा कि जैसे मॉडर्न पैलेस भी वैसा नहीं होता है, एक एग्जेजरेटेड चीज़ें। तो आम जनता के दिमाग में वो प्रतिबिंब आ जाता है कि महल का अर्थ ये है। लेकिन सामयिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो एक गांव में अगर किसी हेड का, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके 4 कमरों का मकान, पूरा गांव में 2 कमरे का मकान है या झोपड़ी है, और उसका एक 4 कमरों का मकान है, तो हम क्या कहते हैं? बिल्कुल महल बना रखा है। दिस इज़ द एक्चुअल क्रक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ महल। उस समय के लिए महल क्या था, उसका सामयिक कॉन्टेक्स्ट को देखना ज़रूरी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हड़प्पन्स के पास अगर डंडे थे, उस समय आयरन नहीं था, तलवारें नहीं थी, उसके पास डंडे थे, तो दूसरे सामने जो दूसरा कल्चर था उसके पास भी डंडे थे, तो उसमें जिसका डंडा ज़्यादा अच्छा होगा उसका वो सबसे बड़ा योद्धा है। उसके लिए अभी की तलवार इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तलवार का जन्म नहीं हुआ था। वैसे ही महल का अर्थ जो है सामयिक रूप में देखने की ज़रूरत है। इसलिए जब हम अध्ययन करते हैं पुरातात्विक दृष्टिकोण से महाभारत का या रामायण का, तो हम कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि सनौली जब के पहले हमें ये नहीं पता था कि भारत में रथ का निर्माण हुआ था या नहीं हुआ था। हम ये मानते थे कि हिटाइट के आने के बाद हम आयरन जाने, या आर्यंस जब आए, जिसको हम हिटाइट और उससे संबंधित करते हैं पाश्चात्य विद्वान, उन्होंने ये कहा कि उनके साथ चैरियट की तकनीक आई, उनके साथ वेपन्स आए, उनके साथ आयरन आया, और उन्होंने आके हमें सिविलाइज किया, और ये चीज़ें हम जाने। जब सनौली एक्सकवेशन हुआ 2017-18 में, जब हमने सनौली का एक्सकवेशन किया, सनौली के एक्सकवेशन की एक ख़ास बात ये रही कि उसमें हमने ऐसे तकनीकों का प्रयोग किया उत्खनन में जो आज भी भारतीय पुरातत्व में इतना प्रचलित नहीं है। जैसे हमने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का या मेडिकल लैब का प्रयोग किया, जैसे CT स्कैन है, एक्सरे टेक्निक है, GPR टेक्निक है, या ड्रोन और लिडार टेक्निक है, फोटोग्रामेट्री है, वीडियोग्राफी हम लगातार करते रहे, 3D स्कैनिंग है। इन सब तकनीकों का पहली बार किसी भी एक्सकवेशन में एक्सटेंसिवली प्रयोग किया गया, और उस प्रयोग का परिणाम ये निकला कि हमने ऐसी चीज़ों को भी हम डिस्कवर कर पाए, ऐसी चीज़ों को भी हम एक्सकवेट कर पाए जो पूरी तरह से पेरिसेबल थी। जैसे लकड़ी है, लकड़ी क्या है, मिट्टी बन जाती है, अगर काफ़ी समय आप रखेंगे तो वो मिट्टी बन जाएगी। उन सब चीज़ों के रिमेन्स को, कि वो लकड़ी कैसा रहा होगा, उसको भी हम यथावत समझ पाए। यही कारण है कि हम चैरियट, पहली बार चैरियट, शील्ड, वेपन्स, हेलमेट जैसी चीज़ें उत्खनन में हमें मिली, और इसने न सिर्फ भारत के इतिहास को बल्कि विश्व के इतिहास को प्रभावित किया। और ये
इतना प्रभावित किया विश्व के इतिहास को कि लोगों को दोबारा सोचने की ज़रूरत पड़ी कि ये तो 2000 BC में जब यहाँ चैरियट आया था और ये फिजिकल रूप में ये ओल्डेस्ट चैरियट है वर्ल्ड का। अच्छा। दूसरी जगह जो 2400-2500 BC में जो चैरियट शुरू हुआ शुरुआत वो 4 व्हील वाली थी, ट्रू सेंस की चैरियट नहीं थी, या पॉटरी में या उसमें डिपिक्शन, लेकिन फिजिकल चैरियट जो है ये पहला हम कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट है। इसने एक अलग नैरेटिव दिया, क्योंकि हमें ये पता है कि वेदों में, रामायण में, महाभारत में, इन सब में चैरियट का स्थान क्या था, क्योंकि हमारे जितने देवी देवता थे वो चैरियट के साथ उनको दर्शाया गया था। तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं हमें यहाँ चैरियट होना चाहिए। और यही कारण है कि पाश्चात्य लोग ये कहते थे कि भारत में तो चैरियट था नहीं, लेकिन उनके ग्रंथों में चैरियट इंपॉर्टेंट है। भारत में हॉर्स था नहीं, लेकिन उनके ग्रंथों में हॉर्स है। तो ये जब भी आया होगा तो वो बाहर से आया और 1400 BC या 1300 BC या उसके आसपास ये भारत में आया। तो ये टेक्स्ट पे भी क्वेश्चन उठा देता था। इसीलिए टेक्स्ट को हम ये कहा गया कि ये टेक्स्ट जो लिखी गई है ये बहुत बाद में लिखी गई है और इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है हमारे पास जिससे हम ये कह सकें कि ये 2000 या उससे पहले लिखी गई होगी। लेकिन सनौली के एक्सकवेशन ने ये साबित कर दिया कि जो कुछ भी महाभारत में लिखा गया है या रामायण में दशरथ का अर्थ है 10 रथों का मालिक, तो जो रथ था उसका डेवलपमेंट तो हमारे यहाँ 2000 BC में साक्षात दिख रहा है। इसका मतलब 100 साल पहले और चालू हुआ होगा, क्योंकि जब आप इसको किसी शवाधान में रख रहे हैं इसका अर्थ है कि उस समय तक वो पॉपुलर हो गया था। मतलब उस चीज़ को ग्रेव की तरह वहाँ पर रखा गया। हाँ, वो ऑफरिंग है, क्योंकि अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट लोगों का अगर कोई बहुत बड़ा वॉरियर है और उसका अगर हम ग्रेव बना रहे हैं तो क्या है, हम आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं, हड़प्पन कल्चर में भी और गंगा यमुना दोआब और इन कंटेम्प्रेरी कल्चर में, अनेकों कल्चर में ये बिलीफ है। तो आफ्टर लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम वो सारी चीज़ें रखते हैं जो उनके जीवन से संबंधित है। तो अगर वॉरियर है, वो चैरियटर है, चैरियट चला रहा है, तो उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है कि आफ्टर लाइफ भी उसे मिलना चाहिए। यही कारण है कि आप देखेंगे इजिप्ट के ग्रेव में वो सारी चीज़ें रखी गई हैं कि उनको आफ्टर लाइफ प्रॉब्लम नहीं। सोना भी रखा जाता है, सोना भी रखा, हमें भी ये सनौली में सोने की कड़े, सोने के ऑर्नामेंट्स, कॉपर के ऑर्नामेंट्स और कॉपर की तलवारें, ये सब कुछ मिली हैं। इसकी शुरुआत भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। मैं उस समय डायरेक्टर इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है ASI का जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को हम ट्रेनिंग देते हैं। ये MA के बाद 2 साल की ट्रेनिंग है। ये भारत सरकार इसको फ्री ट्रेनिंग देती है एक्सकवेशन और उससे रिलेटेड चीज़ों को सिखाने के लिए। मैं उस समय उसका निदेशक था और एक्सकवेशन ब्रांच है जो ASI की एक ब्रांच है, उसकी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट थी अरविंद मंजुल, जो मेरी धर्मपत्नी भी हैं और अभी डायरेक्टर हैं ASI में। तो हम लोगों ने मिलके उस एक्सकवेशन को प्लान किया था और वो को डायरेक्टर थी इसकी। और ये इतना इंटरेस्टिंग था कि उसके पहले 2005 में भी यहाँ एक्सकवेशन हुए थे और अनेकों चीज़ें मिली थी, लेकिन इत्तेफाक से वो चीज़ें फ्रेगमेंट्स में मिली, एक्सकवेट कर पाए, जिससे ये पता नहीं चल पाया कि ये चैरियट का पार्ट है, शील्ड का पार्ट है या और किसी का पार्ट है। तो लेकिन इस एक्सकवेशन ने एक ऐसा चीज़ें दी जो पूरा विश्व उससे चौंक पड़ा। और मैं बताऊं, रॉबिन कनिंघम हैं, दरहम यूनिवर्सिटी में बहुत महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ UK से आए उसको देखने के लिए कि आपने कैसे इसको एक्सकवेट किया। ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था इसको एक्सकवेट करना। वैसे ही पूरे देश से आर्कियोलॉजिस्ट आए, प्रोफेसर BB लाल ने भी इसको देखा, RS बिस्ट ने भी देखा और सारे महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिस्ट भारत और विदेशों से भी आए, सिर्फ ये देखने कि ये कितना महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों ने इसे जो नहीं देखा, वो लोग जो ये सोचते थे कि भारत में ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीज़ें मिल जाएं, क्योंकि वो एक जो थ्योरी
जो 100-150 सालों से एक चीज़ों पे हम विश्वास कर रहे थे, वो विश्वास जब हिलता है तो बहुत सारे लोग हिल जाते हैं। तो वैसे लोग जिन्होंने उसके फिजिकल एविडेंस को नहीं देखा, उन्होंने कई बार ये कहा कि नहीं, ये चैरियट हो ही नहीं सकता, ये कार्ट होगा। तो क्या सोच सकते हैं कि कोई अपने ग्रेव में ये कहेगा कि बैलगाड़ी रखो? नहीं हो सकता। ये हास्यास्पद है कि ऐसे लोग भी आज में ऐसे पुरातत्ववेता या इतिहासकार भी हैं जो सिर्फ ये कहने के लिए कहते हैं कि ये चैरियट नहीं हो सकता भारत में, कि ये कार्ट है, चैरियट नहीं है। और यही कारण है कि हमने वहाँ एक इनोवेटिव आइडिया डेवलप किया था कि वो पूरे चैरियट को हम लिफ्ट करके वहाँ से लाए और आज वो नेशनल म्यूज़ियम में डिस्प्ले के लिए गया है और मुझे लगता है 10-15 दिनों में पब्लिक के लिए ये ओपन हो जाएगा। तो कोई भी दुनिया का कोई भी स्कॉलर आके उसको फिजिकली देख सकता है। तो कोई ये नहीं कह सकता, जब फिजिकल सांच को आँच क्या, जब कोई चीज़ आपके सामने है, आदमी को आप गधा नहीं कह सकते उसका स्ट्रक्चर अलग है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी जिसने भारत को एक ऐसे फुटेज पे ला दिया जिससे हमारी जो ग्रंथ हैं उसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित हो गई। और ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसलिए ये हमारे गुरु आर.एस. बिष्ट हैं, जिनको पद्मश्री भी मिला था, उन्होंने ये कहा कि ये इस शताब्दी की सबसे बड़ी खोज है। इस शताब्दी में ऐसा कोई खोज नहीं हुआ जिससे इतना बड़ा चेंज इतिहास का एकाएक आया हो। मुझे लगता है कि सनौली एक बहुत लैंडमार्क डिस्कवरी रही है इस शताब्दी में और इसके स्टडी को और आगे बढ़ाना चाहिए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी जब पिछले साल जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को का सम्मेलन भारत में हुआ था। पहली बार मेजबानी किया था भारत, जिसमें 100 से भी ज़्यादा देश के लोग आए थे। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस डिस्कवरी के बारे में कहा था कि इसको हर किसी को खुले मन से उन संकुचित अवधारणाओं को छोड़ के देखना चाहिए। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। और मैं बताऊं कि पिछले साल के 26 जनवरी के टैब्ल्यू में, झांकी में भी सनौली को दिखाया गया था, सनौली के रथ को दिखाया गया था। और बड़े सम्मान के साथ मैं कहता हूं और मुझे गर्व महसूस होता है कि उस साल जो राखीगढ़ी मैंने एक्सकवेशन किया था, हरियाणा के झांकी में राखीगढ़ी को दिखाया गया था और भारत सरकार की झांकी में सनौली को दिखाया गया था। तो दो चीज़ों को इतना महत्व दिया गया जिसे मैंने एक्सकवेट किया था, उससे मेरा आंतरिक रूप से उसके साथ लगाव है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। सर, आई थिंक पूरा देश के लिए अगर ऐसी चीज़ें मिलती हैं जैसे आपने और आपकी टीम ने एफर्ट्स किए, तो एक ये भी रहता है कि जो ग्लोबल साइंटिस्ट हैं या ग्लोबल आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं जो इंडिया का डेवलपमेंट है, हिस्टोरिकल हमने जो किया था, जो हम थे, उस चीज़ को थोड़ा डाउन प्ले भी करते हैं कि नहीं किया होगा। तो ऐसे जो प्रूफ मिलना है, या आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे एज अ सिविलाइजेशन, सुपीरियॉरिटी नहीं बोलूँगा, शायद गलत वर्ड होगा, बट एटलीस्ट हम सेम लेवल पर डेवलप हो रहे थे, लोगों से ऊपर ही डेवलप हो रहे थे। और एक कॉन्फिडेंस का ज़रूर कॉन्फिडेंस देता है कि भले ही ग्लोबल साइंटिस्ट ने, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ऑक्यूपेशन हुए हैं, मुगल्स भी आए थे, ब्रिटिशर्स भी आए, और आई थिंक उन्होंने काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी किया था, जैसे हम जानते हैं तक्षशिला का। बिल्कुल। तो उसके बाद भी ऐसी चीज़ें अगर मिल रही हैं हमें, तो कहीं ना कहीं वो हमारी रिच हेरिटेज को दिखाती हैं और वो बहुत ज़रूरी भी हैं इस चीज़ के लिए। किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब वो हम अपने रूट को समझें। और इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि विरासत भी और विकास भी, ये दो चीज़ों को एक साथ लेके चलना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अपनी संस्कृति के को सही ढंग से समझना और उसकी ऐतिहासिकता को वैज्ञानिक रूप में प्रूफ करना, कि क्योंकि ये आज का जो दौर है वो पूरा वर्ल्ड ये चाहता है कि आप हमें इसका वैज्ञानिक प्रमाण दिखाएं, फिजिकल प्रमाण दिखाएं, तब वो उसको स्वीकार करेंगे।
यही कारण है कि जब हम उत्खनन करते हैं, खासकर आर्कियोलॉजिस्ट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ें ज़मीन के नीचे दबी हुई हैं उसको उत्खनन करना है। उत्खनन एक ऐसा कार्य है जिसको हम कहते हैं कि ये साइंटिफिक डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि जिस चीज़ों को हमने एक्सकवेट कर दिया वो दोबारा नहीं आ सकती है। तो इसलिए इसको माइन्यूटली रिकॉर्ड करना और रिकॉर्डिंग के साथ साथ उसका इंटरप्रिटेशन देना और उसको विश्व पटल पे साइंटिफिक तरीके से लाना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम इसको बहुत सीरियस इशू है। यही कारण है कि हमने ये प्रयास किया है कि जितनी भी नई तकनीकें हैं जिससे उन चीज़ों को जिसको हम नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि हर चीज़ों को नेकेड आई नहीं देख सकता, तो उन चीज़ों को जो हम साक्षात नहीं देख सकते, लेकिन आज की तकनीक उसको देख सकती है, तो उन तकनीकों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए आर्कियोलॉजी को हम मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कहते हैं कि इसमें जियोलॉजी भी है, इसमें पैलियोबॉटनी है, इसमें इन्वायरमेंटल साइंस है, इसमें लैंडस्केप आर्कियोलॉजी है, इसमें एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें हिस्ट्री है, इसमें न्यूमिस्मेटिक है, व्हाट नॉट, क्या नहीं है। तो एक आर्कियोलॉजिस्ट को हर विषय का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ अगर आप एक्सकेवेट करना जानते हैं तो शायद आप बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो आपको अपने कल्चर की समझ होनी चाहिए, जिस जगह पे आप एक्सकेवेट कर रहे हैं उसके सराउंडिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, वहाँ किस तरह का पैलियो इन्वायरमेंट रहा होगा, पैलियो लैंडस्केप क्या था, उसकी समझ होनी चाहिए। पैलियो लैंडस्केप मतलब उस सामयिक समय में कैसा लैंडस्केप रहा होगा। आज तो लैंड यूज़ चेंज हो चुका है, आज गांव बस गए हैं, आज दूसरे तरह से टेक्नोलॉजी के साथ खेती हो रही है। तो क्या है, और आप देखेंगे गांव में मिट्टी पूरा चंक का चंक मिट्टी उठा के हटा देते हैं, क्योंकि नीचे फर्टाइल लैंड चाहिए। उन मिट्टियों को ईंट भट्टे में बेच दिया जाता है। तो लैंड यूज़ चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि लैंड यूज़ बदलता है, एग्रीकल्चर लैंड भी चेंज होते हैं। तो क्या है कि उस समय कैसा लैंडस्केप होगा इसको समझना ज़रूरी है, तब आप रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे कि उस जो एक्सकेवेटेड रिमेन्स है वो कैसा रहा होगा और वो उसका सर्वाइवल कैसे होगा, क्यों वो फ्लोरिश कर रहा था या उसका डाउनफॉल क्यों हुआ। इन सब चीज़ों को एक समग्रता के साथ समझना ज़रूरी है। इसलिए एक आर्कियोलॉजिस्ट को मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए और उसे हर चीज़ों की समझ होनी चाहिए। और अब कहेंगे कि एक आदमी तो सब कुछ नहीं कर सकता, समझ नहीं हो सकती। बिल्कुल एक आदमी की समझ नहीं हो सकती, आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। उसके बाद अगर उसके डीप नॉलेज की ज़रूरत है तब आपको पता होता है, जब आप बॉटनी के बारे में जानते हैं तब आपको पता है अच्छा ये रिमेन्स आ रहे हैं तो इसको बॉटनी के स्पेशलिस्ट के साथ हमको कोलैबोरेट करना चाहिए। अगर बोन्स और फॉनल रिमेन्स आ रहे हैं तो आपको ये पता है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें एक्सपर्ट चाहिए जो ये बता सके ये कौन सी स्पेसीज़ हैं। और अगर ह्यूमन बोन्स मिल रहे हैं तो प्राइमा फेसिया हमें आइडेंटिफाई करना है, ये मेल है फीमेल है, इसका एज क्या होगा, लेकिन उसका डीप स्टडी है, उसके लिए फिर एक्सपर्ट को आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट तो सिर्फ उन चीज़ों का एक्सपर्ट है, बाकी कॉन्टेक्स्ट उसको पता नहीं है। तो वो आर्कियोलॉजिस्ट का काम है कि आप किन किन विधाओं को उसके साथ समाहित कर सकते हैं और किसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट आपको बताना है कि वो क्या होगा। जैसे आपने बोला मल्टीपल लोग साथ में काम करते हैं, तो जो टेक्नोलॉजी है इंडिया की आर्कियोलॉजी की देखी जाए तो आर वी एट पार विद द वर्ल्ड, या फिर हमें अभी भी कुछ टेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर्कियोलॉजी में ऐसी है जो कि हमारी उतनी एडवांस्ड नहीं है और फोकस करना चाहिए? निश्चित रूप से अभी बहुत लैकिंग है हमारे यहाँ तकनीकी रूप से। हम उस स्तर पे आज भी नहीं हैं और नए तकनीकों को वाइडली यूज़ नहीं हो रहा है। तकनीक हमारे यहाँ बहुत सारी आ चुकी हैं, चाहे वो IIT यूज़ कर रहे हैं या मेडिकल साइंस में वो तकनीकें आ चुकी हैं या और ऐसे लैब हैं उसमें तकनीकें आ चुकी हैं, लेकिन उसको
आर्कियोलॉजी में उसका यूज़ जो है उस पैमाने पे नहीं हो पा रहा है जिस पैमाने में और अलग कंट्रीज़ उसको यूज़ कर रही हैं। आज के समय में ये ज़रूरत है कि हम अलग अलग तकनीक, क्योंकि भारत में तकनीकों का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है और हम वर्ल्ड के एट पार हैं उन तकनीकों को, लेकिन उन तकनीकों को आर्कियोलॉजी में इस्तेमाल और आर्कियोलॉजी में उसका डेवलपमेंट मॉडिफाई करके उसको आर्कियोलॉजी के इन्वेस्टिगेशन के लिए डेवलपमेंट करना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हमको आगे आने वाले समय में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, माया के बारे में आप सब जानते होंगे कि माया का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ वो लेडार टेक्निक से उन्होंने जंगल के बीच में हेलीकॉप्टर के माध्यम से लेडार और फोटोग्रामेट्री करके उसको उसके कंटूर को आइडेंटिफाई किया। अब वो जंगल में, ऊपर तो जंगल दिखाई देता था, लेकिन जब उसके रेज नीचे गए तब उनको पता चला कि और जंगल को उन्होंने रिमूव किया तकनीक के से, तब उनको पता चला जंगल में बहुत सारे रूइंस छिपे हैं जो माया सभ्यता से रिलेटेड हैं। तो ऐसे तकनीकों का बहुत ज़्यादा यूज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे रूइंस आज भी हैं जो समय समय पे मिल रहे हैं हमें, और बहुत सारे ऐसी जगह जहाँ बहुत थिक वेजिटेशंस हैं लेकिन हमें ऊपर से दिखाई नहीं देता है। हालांकि हम रिमोट सेंसिंग की मदद से, जीपीआर की मदद से, सैटेलाइट की मदद से, फोटोग्रामेट्री की मदद से आज हम भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। इसमें सर गवर्नमेंट का भी कुछ फोकस रहा है, जैसे आपने राखी गढ़ी बोला और सिनौली बोला, ये 2017, 2018, 19 के आसपास का है, तो गवर्नमेंट का कितना फोकस रहता है आर्कियोलॉजी पे कि हम भी डिस्कवर करें इन सब चीज़ों को, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास इंडिया में। विगत कुछ सालों से हमने आर्कियोलॉजी में बहुत अच्छा काम किया है और कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट साइट भी प्रकाश में आए, जैसे सनौली है, राखी गढ़ी है, बिंजौर है। आप घग्गर के आखिरी साइट है भारत की तरफ, उसके बाद पाकिस्तान में घग्गर रिवर का बेट चला जाता है, तो उन साइट पे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं। धौलावीरा जैसे उत्खनन है, तो अनेकों उत्खनन इम्पॉर्टेंट। लेकिन अभी भी भारत में जिस तरह से भारत का वेल्थ है, आर्कियोलॉजिकल वेल्थ है, उसको जितना एक्सप्लोर करना चाहिए था और जितना काम करना चाहिए था वो अभी भी उसमें लैकिंग है, और जितने मैन पावर की ज़रूरत है वो भी अभी लैकिंग है उसमें। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ करने के लिए की आवश्यकता है इस फील्ड में, क्योंकि जैसे जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है वैसे वैसे हमारे एंशिएंट साइट्स धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, या तो अचानक प्रकाश में आ रहे हैं या विलुप्त हो रहे हैं। अब अचानक जब प्रकाश में आते हैं तो उतना मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर की ज़रूरत होती है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है कि सरकार तुरंत उस पर एक्शन ले, क्योंकि वो प्राइवेट लैंड हैं या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको ज़्यादा लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता है। तो ऐसी टीमों की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है आज भी हमारे पास, क्योंकि देश के अनेक जगह पे अगर आप लगातार न्यूज़ सुनते होंगे कि आज यहाँ पे टेम्पल के रिमेन्स मिल गए, आज यहाँ पे कुछ स्कल्पचर मिल गया, आज गाँव के उसमें, लेकिन उन सब जगहों को बचाना या उत्खनन करना या उसका शोध करना, उसके लिए बहुत सारे ट्रेंड मैन पावर की ज़रूरत होती है। और इसीलिए पुरातत्व संस्थान को, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हो या स्टेट आर्कियोलॉजी हो, इन सब को स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है कि जितना यूनिवर्सिटी स्ट्रेंथ होगा, जितना इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथ होंगे, उतना ज़्यादा बेहतर हम काम कर पाएंगे। किसी को अगर आपसे इंस्पायर हो के आर्कियोलॉजिस्ट बनना है तो वो क्या पाथ फॉलो कर सकता है अपने एजुकेशन में, क्या क्या उसको पढ़ाई करनी होगी? जब हम आर्कियोलॉजी में आए थे तो आर्कियोलॉजी इतना ज़्यादा लोग जानते नहीं थे आर्कियोलॉजी के बारे में। आज मीडिया, पॉडकास्ट और फिल्म और ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज़ ने इसको बहुत पॉपुलर किया है, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि इस फील्ड को अपनाना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि
आर्कियोलॉजी मल्टीडिसिप्लिनरी है, इसलिए हमें अलग अलग फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। जैसे मेरा जो बड़ा लड़का है स्कंद मंजुल, अभी शारदा से डेंटिस्ट्री कर रहा है। इसमें बहुत कम लोग जानते हैं कि दांत से हम क्या क्या चीज़ जान सकते हैं। जैसे आप उसका एज डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका फूड हैबिट जान सकते हैं, उसका मेल है फीमेल है वो समझ सकते हैं, लास्ट मील उसने क्या लिया वो समझ सकते हैं, माइग्रेशन समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो ये अलग अलग फील्ड में स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर वो बॉटनी कर रहे हैं तो बॉटनी के साथ आर्कियोलॉजी को कैसे जोड़ सकते हैं, अगर वो तकनीक सीख रहे हैं तो उसको आर्कियोलॉजी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, तब आर्कियोलॉजी जो है वो ज़्यादा समृद्ध होगा। कि सभी लोग एक्सकवेशन करेंगे इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि अलग अलग विधाओं के साथ अगर हम उसको जोड़ के आगे बढ़ाएंगे तो आर्कियोलॉजी ज़्यादा समृद्ध होगा। तो सर अगर कॉलेजेस देखा जाए कि कैसे कौन सी हमें फील्ड लेनी पड़ती है ताकि आर्कियोलॉजी में जा पाए? आर्कियोलॉजी में आने के पहले जैसा मैंने कहा कि मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, आप अनेक विषयों से आर्कियोलॉजी में आ सकते हैं, लेकिन कोर आर्कियोलॉजी करने के लिए आपको एमए आर्कियोलॉजी करना पड़ेगा या एमए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी करनी होगी। और साथ में आप एंथ्रोपोलॉजी बैकग्राउंड से भी आ सकते हैं, संस्कृत बैकग्राउंड से भी आ सकते हैं कि अगर संस्कृत से आपने एमए किया है तब भी आप आर्कियोलॉजी में आ सकते हैं। एमए करने के बाद चाहे वो आप इन सारे किसी भी विषयों से आपने एमए किया है, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, अभी पंडित दीनदयाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी के नाम से ग्रेटर नोएडा में एक इंस्टीट्यूट है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ही एक इंस्टीट्यूट है। वैसे ही नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट पहले हुआ करता था, आज वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज करके IIH करके वो भी नोएडा में है, वहाँ भी एमए तक आर्कियोलॉजी पढ़ाई जा रही है। इन सब जगहों पे बच्चे एमए करके वहाँ एडमिशन ले सकते हैं जो डेडिकेटेड टू आर्कियोलॉजी हैं, लेकिन मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट से भी आप आर्कियोलॉजी में इंटर कर सकते हैं। थैंक्स सर, बहुत इन्फॉर्मेटिव था और आई थिंक लोगों को बहुत कुछ जानने का मौका मिला कि कैसे हमारी हिस्ट्री थी, क्या क्या चीज़ें हमने अब अनकवर की हैं। तो आई थिंक क्लोजिंग से पहले मैं यही बोलूँगा कि एक आप इम्पॉर्टेंट साइट्स के नाम दोबारा बता दीजिए प्लीज़, ताकि लोग चेक कर पाएँ, और कौन से सोर्सेज हैं अगर किसी को और डिटेल में जानना है कि सिनौली की सिग्निफिकेंस क्या है, उसमें क्या मिला, राखी गढ़ी में क्या मिला, और जितनी ये रिसेंट एक्सकेवेशंस है उनके नाम क्या क्या हैं और कहाँ से लोग जाके सर्च कर सकते हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण साइट जो मैंने एक्सकेवेट किए हैं वो पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद देश के और महत्वपूर्ण साइटों को बताऊँगा। तो जो मैंने कुछ महत्वपूर्ण साइट पूरे देश के महत्वपूर्ण साइट एक्सकेवेट किए हैं, उसमें बिहार में हमने राजा विशाल का गढ़ जो वैशाली के नाम से आप सभी जानते हैं, वैशाली है, गौतम बुद्ध वाला। हाँ, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। या फिर आप यूपी में लठिया है, सकड़ाडी है, ये टेम्पल साइट्स हैं। उसके अलावा बिंजौर जो हड़प्पीय साइट है जिसका डेट 5000 BC से लेके और 2000 BC तक जिसका डेट जाता है, वो इंडस्ट्रियल साइट है हड़प्पीय सभ्यता का। वैसे ही कालीबंगा है, कालीबंगा एक महत्वपूर्ण साइट है जिसको अर्बन सेंटर हम कह सकते हैं। राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी जो हरियाणा में है, वो जाके वहाँ लोग विज़िट कर सकते हैं क्योंकि वो कुछ एक्सकेवेटेड रिमेन्स ऑलरेडी ओपन है जो पब्लिक के लिए हमने खोला है, और अभी म्यूज़ियम भी वहाँ बन रहा है जो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। ये कालीबंगा में भी म्यूज़ियम है जो आप फिजिकली जाके वहाँ देख सकते हैं, साइट भी और म्यूज़ियम भी। वैसे ही धौलावीरा है, धौलावीरा में भी संग्रहालय हमने डेवलप किया है और धौलावीरा के रिमेन्स भी आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हस्तिनापुर में भी कुछ ऐसी जगह हमने ओपन करके रखी हैं कि आप हस्तिनापुर के रिमेन्स भी वहाँ जाके देख सकते हैं। पुराने किला एक्सकवेशन के रिमेन्स भी आप देख सकते हैं, और हर जगह बहुत सारे संग्रहालय हैं। खासकर नेशनल म्यूज़ियम में बहुत सारी जगहों की सामग्री वहाँ रखी गई हैं, तो नेशनल म्यूज़ियम भी देख सकते हैं आप हैं। और इन सब पुरास्थलों के बारे में बहुत सारे लेक्चर
और साइट पे भी हैं, बहुत सारी पुस्तकें भी हमने पब्लिश की हैं और रिपोर्ट्स कुछ पब्लिश हैं, कुछ अनपब्लिश हैं, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे डिजिटाइज भी हैं और कुछ उनके लाइब्रेरी में भी हैं और कुछ अनपब्लिश रिपोर्ट भी हैं। समय समय पे आर्टिकल पब्लिश होते रहते हैं इन शोध से संबंधित, तो आप नेट पे या उस पे लिंक उसके होते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा डीपली कल्चर के बारे में और शोधों के बारे में आप समझ पाएँ। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत ही अच्छा साइंटिफिक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन था, और जो भी चीज़ हमारी सिविलाइजेशन के बारे में हमें थोड़ा और बताने का सामर्थ्य रखती है, वो कहीं ना कहीं एक हमारे बेसिक सेंस में वैल्यू ऐड बहुत ज़्यादा करती है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड योर टीम कि ग्लोबल स्टेज पर हमने कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं जो कि बाहर के साइंटिस्ट ने नहीं डिस्कवर की थी, और एक हमने मिथ को, जो उनकी थ्योरी थी, उसको डिबंक किया, अपनी सिग्निफिकेंस बताई। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट एंड रियली नाइस हैविंग अ डिस्कशन विद यू। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ रियली प्लेजर टू शेयर माय व्यूज़। और ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। एक विषय पे ही अगर हम बात करें तो बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम आपसे और ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे और ज़्यादा बात करेंगे। सब प्लीज़ टाइम निकालिएगा, एक एक करके साइट को कोशिश करेंगे हम भी आपको रीच आउट करने की, ताकि हम उसमें डिटेल डिस्कशन कर सकें। बिल्कुल। थैंक यू थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू।